तो एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा आता है बच्चों के लिए, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर क्या तैयारी हमको अलग अलग करनी चाहिए या तैयारी हमें साथ में करनी चाहिए दोनों की, कि टॉपर बनने के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, ये मिथ है कि रियलिटी है, क्या लगता है? तो फिर आप एक स्टूडेंट मतलब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर आपका टाइम उसी के अंदर वेस्ट होगा। अगर मान लो आपने एक हफ्ता वेस्ट कर दिया तो जिसने पढ़ना है वो तो पढ़ रहा है बैठ के, वो निकाल लेगा, क्योंकि एग्जाम तो होगा। पापा मम्मी हो जो भी हो वो किसी चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं होते, बस वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा गरीब ना रह जाए। एक एडवाइस जो आप आने वाले एस्पिरेंट्स को या जो तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहोगे? एग्जैक्ट आंसर दिया आपने, जो मैं सुनना चाह भी रहा था कि यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही से आंसर दिया। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने लाखों जो बच्चे सपना देखते सपने को पूरा करके दिखाया है, सीजीएल एग्जाम को पास किया। मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल एग्जाम सबसे बढ़िया एग्जाम होता है और इस एग्जाम को पास करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस अचीवमेंट के बाद हमारे से अनुज भाई मिलने आए हैं और हमारे साथ अनुज जी आज हैं और आज आपको बताएंगे कि इनकी जर्नी क्या रही, इन्होंने कैसे एग्जाम को पास किया, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप ये इंटरव्यू पूरा देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपने आगे एग्जाम्स के लिए क्या करना है और इस बार आपको सिलेक्शन कैसे लेके दिखाना है। तो वेलकम करना चाहूंगा मैं हमारे छोटे भाई मिस्टर अनिरुद्ध का। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे आपने बोला कि आपको 370 मार्क्स आए हैं अभी सीजीएल टीयर 2 मेंस में, तो आपने कभी सोचा था कितने मार्क्स आएंगे आपके, आपका क्या अप्रोच था इसके लिए? मतलब मेरे जो मेनली जो मॉक्स में मार्क्स रहते थे वो 350 के अराउंड रहते थे। अच्छा। जो हाईएस्ट मेरे अभी तक मार्क्स रहे हैं मॉक्स में वो 379 रहे हैं और जो लोएस्ट रहे हैं वो 300 के अराउंड कहीं कुछ रहे हैं, 303 थे या कुछ ऐसे थे। तो ऐसा सोचा तो नहीं था कि इतने मार्क्स हो जाएंगे। हाँ, मुझे एक वो याद है, अभी कुछ दिन पहले मेरे 10 या 15 दिन पहले, मतलब पेपर से 10 या 15 दिन पहले मेरे 374 मार्क्स ही थे। अच्छा। तब मैंने अपने दोस्त को सेंड किया था, मैंने बोला था यार इतने अगर सच में एग्जाम, उसने बोला यार गजब का स्कोर है, रैंक आ जाएगी। मैंने कहा अगर इतना सच के एग्जाम में आ गए ना तो मज़ा आ जाएगा। राइट। और उतने ही आ गए। अभी 370 है लेकिन +4 और हो जाएंगे, वो मैथ का क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। हाँ, तो 374 आ जाएंगे। तो यार 370 मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मतलब स्टूडेंट्स की यूजुअली इतने मार्क्स नहीं आते। अब जैसे हमने बोला अभी फिर इतने आ जाते तो और आ ही गए, तो वेरी गुड यार। तो कुछ ऐसा बच्चों को बताना चाहो कि क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी इसके पीछे, कि एक एसएससी की, मैं सीजीएल टीयर 1 की तैयारी की बात करूँ, टीयर 2 की तैयारी की बात करूँ, प्री और मेंस की बात करूँ, तो एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा आता है बच्चों के लिए, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर क्या तैयारी हमको अलग अलग करनी चाहिए या तैयारी हमें साथ में करनी चाहिए दोनों की? क्या आपका क्या थॉट है इस पे? तैयारी अलग अलग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम ही सब कुछ है। जो क्वेश्चन प्री में आ रहा है वही क्वेश्चन मेंस में आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया, थोड़ा बहुत लेवल चेंज होगा, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्री में नहीं देखने को मिल सकता जो मेंस का क्वेश्चन है आपको। कई बार ऐसा हुआ है जैसे कि 2017 और 16 के जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो आपको 2020 के प्री में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा होता है, वही प्री के क्वेश्चन फिर आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि 10 स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, और 10 स्क्वायर के ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो पहले प्री में पूछे जा चुके हैं या उसी टाइप से पूछे जा चुके हैं। तो यही है कि मतलब जो क्वेश्चन आपको यहाँ, जो बास्केटबॉल वाला क्वेश्चन है, जो जीके में जो काफी क्वेश्चंस हैं वो पहले प्री में पूछे जा चुके हैं। आप अगर टेस्ट लगाओगे, काफी बार मैंने काफी टेस्ट लगाए खासकर सेक्शनल, तो मुझको याद है वो मेरा बास्केटबॉल वाला गलत हो गया, लेकिन वो मेरे आंखों से वो 2-3 बार निकल चुका था। अच्छा। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार ना। तो मतलब इसमें ये थॉट रहता है, मैंने भी देखा, आप भी बता ही रहे हो, कि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया है, तो चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों की तैयारी अलग अलग कभी भी नहीं होती है। अब मतलब साथ में लेके चलो, अपने कॉन्सेप्ट ऐसे कवर करो। टाइम भी तो ज्यादा नहीं रहता ना, प्री के बाद 1-1.5 महीने का ही टाइम रहता है। उसके बाद तो बस मॉक टेस्ट लगाने पे ज्यादा बच्चों का फोकस रहता है। राइट। अरे बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेस किया। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, तो उसको तैयारी करने में टाइम कितना लगेगा? कितना टाइम बच्चे को मन में लेके चलना चाहिए कि मुझे इतना टाइम तो लगेगा? अगर कोई ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है और ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट नहीं है, मतलब मीडियम एवरेज एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट को 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल तो लेके चलना ही चाहिए। 1.5 साल लेके चल, मतलब पूरी साइकिल आप बोल रहे हो? हाँ, मैं पूरी साइकिल कंप्लीट हो, प्री और मेंस हम जोड़ दें? उसमें जोड़ दो आप साइकिल में, उसमें तैयारी जोड़ दो, उसमें सब कुछ साइकिल को जोड़ दो, तो मतलब आधी साल तो साइकिल ही ले जाएगी। 1 साल आपको तैयारी करने में लग जाएगा। तो करोगे प्री से पहले 10 महीने 1 साल टाइम लेके चलो, 1 साल तो मान लो सिलेबस कवर करो अच्छे से। जैसे ना एक क्वेश्चन, मतलब सिलेबस तो आपका 8 या 10 महीने में हो ही 8 महीने में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर सर सिलेबस के अलावा ये होता है कि उसका बार बार रिवीजन करो, उसके मॉक टेस्ट लगाओ। राइट। तो वो भी एक सिलेबस का पार्ट ही है। एक ना बच्चों का डाउट रहता है हमेशा कि जैसे ना कई बार मैंने देखने को मिला है कि कोई कहते हैं कि सर आप PYQs कर लो, PYQs से हो जाएगा, या सिर्फ सिलेबस कर लो, सिर्फ सिलेबस से हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि जैसे आप पहले सिलेबस कवर करो और साथ साथ आप PYQs कवर करो तो ही होता है, क्योंकि आप अलग अलग नहीं कर सकते वो चीज़, और इंटीग्रेटेड पूरा रहता है। तो आपको क्या लगता है, आपने तैयारी कैसे करी? अच्छा, आपने इसमें क्या अप्रोच रखी कि क्या किया जाए? पहली तो चीज़ ये है कि जितने भी जो टाइप्स के PYQs आए तो उन सभी को कवर कर लो।
अच्छा, जितने भी उसी में मतलब कॉन्सेप्ट भी, जैसे कि आज आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मान के चलो आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ लिया, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़े, अब उसी के पीवाईक्यूज लगा लो। अच्छा, जितने भी जो टाइप आए उस टाइप के सभी पीवाईक्यूज को लगा लो। जैसे कि आपने जीके पढ़ा, जीके में आपने कोई ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा, उसके चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, फिर उसके टाइप पीवाईक्यू लगा लो। जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ना है उतना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लगाना है। बट अप्रोच मेरे ख्याल से यही सही है कि पहले आप, और आप पूरी तरह से भी पीवाईक्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा, अचानक से आईडीक्यूटी ने पैटर्न नहीं चेंज कर, राइट, तो अगर आपकी थ्योरी मजबूत नहीं होती तो फिर ये भी ठीक है, पीवाईक्यूज कुछ नहीं कर पाते इस बार। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले सिलेबस कवर करो, और उसी टॉपिक जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उस टॉपिक के पीवाईक्यूज लगाओ, सिलेबस के साथ साथ ही लगा, साथ में लेके चलो, इससे कि साथ साथ निपटता चले। तो रिवीजन फिर हम ये बोलेंगे कि थर्ड स्टेप होगा रिवीजन, और रिवीजन भी साथ साथ ही होना चाहिए सर। जैसे कि आपने एक चैप्टर कर लिया, अब आप जब सेकंड चैप्टर पे जंप कर रहे हो या फिर थर्ड चैप्टर पे जंप कर रहे हो, तो थर्ड चैप्टर पे जंप करने के साथ साथ फर्स्ट चैप्टर को लेके चलो रिवीजन में। अच्छा, अगर साथ साथ आप चीजों को, लेकिन ज़्यादा एक्यूमुलेट मत करो, जैसे कि ज़्यादा एक्यूमुलेट मत करो। मेन तो हमारा रिवीजन होगा जब एक बार हमारा सिलेबस हो जाएगा। काफ़ी दिक्कत होती है जब आप शुरुआत में करते हो, ये समझ में नहीं आता है, पुरानी चीज़ों को मैं भूलता जा रहा हूँ, क्या होगा। आप आराम से शांति से थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो पुरानी चीज़ों का भी, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लो। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो, लेकिन शांति से सिलेबस करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस कर लूँ और 2-3 महीने में सिलेबस को निपटा देते हैं, या फिर मतलब वैसे वो सिलेबस हुआ उसको हो नहीं पाता कि 2-3 महीने में आप क्या सिलेबस कर सकते हो। मतलब तभी आई थिंक क्लियर आना कि जैसे अगर 5,000 वैकेंसी निकली और 30 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल फिर किया, आपके वही 2-3 मार्क्स से रह जाओगे, फिर आप रह जाओगे। इसीलिए वही कुछ ही बच्चों का पेपर क्लियर होता है। तो ये मतलब क्लियरिटी मिलती है। मतलब भाई से बात करी हमने और काफ़ी लोगों से बात करी हमने कि अगर आपने सिलेबस कवर नहीं किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे, और रिवीजन आपका साथ साथ चले तो आप 8 महीने 10 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। प्री से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, प्री और मेंस के अलावा। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा सही क्वेश्चन है कि आपका जो पूरी तैयारी है, मैं पूरी एसएससी मेंस की बात करूं, प्री की बात करूं, पूरी तैयारी की बात करूं, या जो भी आपने फेस किया, सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या लगा आपको? ऐसा कभी लगा कि यार नहीं हो पाएगा, अपने बस की नहीं है, कुछ ऐसा मोमेंट आया हो लाइफ में कभी तैयारी के समय? इससे पहले मैंने सर IIT का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। जब मैं 12th में था तब मेरा एग्ज़ाम निकल गया था, उस समय कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। मुझको IIT मंडी मिली थी उस समय पर, तो लेकिन तब मैंने ज्वाइन नहीं की, केमिकल इंजीनियरिंग से मुझको मिली थी, तब मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। फिर अगले साल मैंने सोचा कि अब क्या और तैयारी अच्छी से होगी। उस समय में इतनी तैयारी नहीं थी, NDA के लिए मैं फोकस था। NDA के मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अभी सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, लेकिन जब सेकंड वाला दिया तो उस समय पता नहीं, मतलब वो तो मेरी अच्छी परसेंटाइल थी उसमें, तो मेंस में तो उसका जो एडवांस था उसमें मेरे नंबर कम रह गए, उसको कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझको लगा कि यार NIT तो मतलब ठीक ही है, फिर इससे तो गवर्नमेंट जॉब तो कोई अच्छी ले लूँगा, वही ज़्यादा ठीक रहेगी। तो तब से मतलब मेरे मन में ये तो नहीं आया। मैं काफ़ी मतलब मैं मथुरा से हूँ, जैसा कि मैं बोलता हूँ, तो मैं गीता वीता और ये सब चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, कृष्ण जी का पढ़ता रहता हूँ काफ़ी कुछ, तो उनसे काफ़ी क्लियरिटी रहती है कि भाई अपना कर्म जो काम कर सकते हो वो करते रहो, बस यही है, अपना काम करते रहो और बाकी चीज़ें छोड़ दो। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्री के टाइम मुझको लगा था क्या, लेकिन उस समय मेरा थोड़ा मेंटल इशू हो गया था। मतलब मैं बच्चों से ज़्यादा कांटेक्ट करना मैंने बहुत छोड़ दिया था, खाते समय भी पढ़ रहा हूँ तो उससे भी नहा रहा हूँ तो वीडियो बगल में चला रखे मैंने कि कुछ टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ज़्यादा करते हो तो फिर चीज़ें आपके माइंड को इफेक्ट करने लग जाती हैं। नींद को तो कभी भी कम नहीं करना, और फिर उस समय मैंने किया था थोड़ा बहुत, उससे मुझे काफ़ी इम्पैक्ट मिला। और ये तो मैंने सबक सीख लिया है कि नींद को 7-8 घंटे से कम तो रखो ही मत, मतलब जितनी आपको मिनिमम नींद चाहिए उस स्लीप को तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो यही है, मतलब ऐसे रहता है किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो वो खराब ही हो जाए। आप किसी से आप ज़्यादा खेल लो, ज़्यादा पढ़ लो, मतलब आपने किसी को लेकर पागल नहीं होना, एक स्केड्यूल बना के चलना है। तो स्केड्यूल को से पूछ ही लेता हूँ मैं, अगर आप बात यहाँ तक आई गई है तो। क्या आपका टाइम टेबल डेली का क्या होता था कि आपने मतलब क्या ऐसा पूरा रूटीन बनाया अपना जिसको आप डेली फॉलो भी कर पाए रियल लाइफ में, जो बच्चा कर सकता है स्टूडेंट? सर सबसे पहले तो मैंने एक बेसिक अपना रोड मैप बना लिया था कि मुझको प्रिपरेशन SSC में आने से पहले कैसे, जैसा कि मैंने बताया मुझको सेटबैक लग चुका था। फिर मेरा ये था कि भाई अब तो ये मुझको निकालना ही है। राइट। तो मैंने पहले बेसिक शेड्यूल बनाया कि भाई मुझको कैसे कैसे करना है, किस से क्या करना है, एक बेसिक शेड्यूल बना लिया। इसके लिए मैंने 1 हफ्ते का आराम से समय लिया, सोचा समझा कि किस टीचर से ये करना है। बेसिक बुक्स मैंने देखी, टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, कुछ 5-6 टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, फिर मैंने बनाया भाई ये मुझको करना है। मेरे बगल में मतलब लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते थे, एक भैया थे वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस थे, तो उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने मुझको गाइड किया कि भाई ये तुमको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने बेसिक रोड में बना लिया। उसके बाद मैंने फिर उसको मंथ के में डिवाइड कर लिया
इस मंथ में मेरा ये इतना हो जाएगा, इस मंथ में। इससे ये रहता है कि सर आपको पता रहता है कि इस मंथ तक मेरी जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस मंथ तक मेरी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं मैथ को और ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, इसलिए मुझको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे फिर ये फ़ायदा हो जाता है। फिर मैंने वीकली शेड्यूल बनाया, हर वीक में शेड्यूल बनाता था, जिससे कि मुझको ये पता रहे कि मेरी अचीवमेंट्स कितनी होती जा रही हैं। अच्छा। और डेली का शेड्यूल तो सर फिर फिक्स था ही। जैसे डेली का शेड्यूल में अप्रॉक्स बताऊँ तो मेरा कोई ऐसा कोई ज़्यादा तगड़ा वाला नहीं था, नॉर्मल था। 6-7 बजे के करीब उठना, 5 बजे के करीब भी कभी कभी उठ जाता था, जब नींद खूटे मतलब जब उठ जाना। ऐसा कोई अलार्म मेरा फिक्स नहीं था, लेकिन हाँ 6-7 बजे के अराउंड मेरे नींद खूट जाती थी। आराम से उठना, फिर थोड़ा बहुत 1-8 घंटे सुबह सुबह पढ़ लेना, सुबह सुबह पढ़कर फिर आराम से नहा धोकर अपना लाइब्रेरी की तरफ निकल जाना। लाइब्रेरी में पढ़ा 8-9 घंटे, 10 घंटे के करीब मैं पढ़ा वहाँ लाइब्रेरी में। फिर लाइब्रेरी में पढ़कर फिर आराम से अपना घर आया, घर आकर 1-8 घंटे फिर पढ़ा, थोड़ी बातचीत की, तगड़ा ही बोलते हैं इसको। और फिर सो गया। नहीं यार, मतलब तेरे से बात करके पता मुझे फील हो रहा है ऐसे कि इसे कहते हैं गुड स्टूडेंट जो होता है ना, कि जो बच्चा बिल्कुल भाई निकाल लेगा। आपने बोला कि आईआईटी में एक बार हुआ, नहीं लिया आपने, फिर आईआईटी नेक्स्ट टाइम एडवांस में नहीं हुआ। एडवांस बहुत डिफिकल्ट वैसे भी एग्जाम है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है वर्ल्ड के अंदर भी, तो वहाँ पे मुश्किल रहता ही है। एनडी में आपने बोला कि आपने रिटर्न क्लियर किया, लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो कॉन्फ्रेंस आउट तो बहुत लोगों का होता है, और एनडीए में तो काफ़ी चीज़ चलती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, बट रिटर्न एनडीए का डिफिकल्ट अच्छा खासा आता है। मेरा मानना है कि अगर मैं सीडीएस और एनडीए को कंपेयर करूँ तो एनडीए डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चा 12th पास करके भी आया हुआ है, नॉलेज भी कम होती है, और काफ़ी डिफिकल्ट रहता है एनडीए। मैंने मतलब एनडीए के लिए मैंने पढ़ाया बच्चों को, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक अच्छा स्केड्यूल आप कह रहे हो अगर बच्चा फॉलो करे और अपने टास्क को वीकली मंथली डिवाइड करें, और अचीवमेंट या जो आप पूरा करना चाह रहे हो अपना कोर्स सिलेबस, अगर उसको थोड़ा सा एक मैप बना के चले तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ। उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना करते रहें, लगातार बढ़ते रहें। ये मतलब कई बार बच्चा क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है, यार अब होगा नहीं, मतलब केवल बढ़ते रहें, होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा हो सकता है मैंने 1 साल बोला हो, आपको 2 साल लग जाए, ठीक बात है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करते रहोगे तो होगा जरूर। हाँ, करते रहोगे तो हो जाएगा, ये बात तो बढ़िया है। मतलब लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक ही इसका सोल्यूशन है कि आप बस करते रहो, अगर डिसिप्लिन हो, करते रहोगे तो एक दिन फिर हो ही जाता है। आपकी एज क्या है? मेरी 22 है अभी। मतलब मुझे पता थी, मैं सिर्फ बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि 22 साल की एज में इतनी क्लैरिटी, इतनी चीज़ों को लेके बिल्कुल कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत कम लोगों में होती है। मैं क्लास के अंदर बोलता हूँ कि जब बच्चे क्लास में आते हैं, लाइव कमेंट बॉक्स में वियर्ड से कमेंट करते हैं, आपने देखा होगा, कोई किसी का नंबर मांग रहा होता है, कहाँ रहते हो ये पूछ रहा होता है। तो यार देखो, अगर आप किसी बड़े एग्जाम को पास करना चाह रहे हो, तो जैसे भाई के पास एक 22 साल की एज में इतनी क्लियरिटी है, एक मैच्योरिटी है, तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कई बार कि जैसे आजकल ये रील्स का ज़माना चल रहा है या वीडियोज़ का ज़माना चल रहा है, हर कोई उसमें लगा हुआ है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। तो मुझे लगता है कि मैं रियलिटी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कंपटीशन सच में तो थोड़ा सा कम ही हो गया है। हाँ, क्योंकि जो लोग फोकस्ड है ना वो काफ़ी कम है, और वो फोकस वाले बच्चा पेपर निकाल रहा है। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ लास्ट 5-6 महीने में जिन्होंने पेपर निकाला है, भी सीपीओ के बच्चे बहुत सारे आए थे। तो उनका भी ये मुझे देख के लगा कि अगर आप लगे हुए हो, आपका बिल्कुल एक बेसिक्स आपने सही किए हुए हैं अपने, तो एग्जाम निकल जाएगा। इससे एग्री करते हो आप? हाँ 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 बिल्कुल। चलो कुछ बढ़िया सा आपसे और पूछते हैं फिर। जैसे अगर आपसे एक थोड़ा सा एक मिथ और रियलिटी वाला हमारा इसके अंदर पार्ट है, अगर हम उसके अंदर पूछे तो, जैसे अगर कोई एसएससी पास करना चाहता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप 1 साल का ड्रॉप ले लो, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी होती है 1 ईयर ड्रॉप लेना, या कैसे करना? ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा खुद का अभी 2025 में ग्रेजुएशन हुई है, और मेरा क्या बात है ग्रेजुएशन की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, 26 में बस तैयार हो आप नौकरी लेने के लिए। वेरी नाइस यार। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 साल मतलब आपका पेपर दोगे क्लियर नहीं होगा, पहली बार में आराम से क्या पेपर क्लियर कर सकते हो। मतलब ये मिथ है कि नहीं होता, हो जाता है अगर आप ढंग से करते हो तो, बट क्लियरिटी चाहिए। हाँ क्लियरिटी चाहिए, थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन वही है कि अगर आप करते रहोगे तो होगा। एक और भी है कि टॉपर बनने के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, ये मिथ है कि रियलिटी है, क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, और लेकिन आप 8 से 10 घंटे तो भाई देखो मिनिमम लगते ही हैं, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है काफ़ी कुछ। लेकिन बात यह है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ें डेली, लेकिन डेली पढ़ें, डेली पढ़ें। अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप संडे का ब्रेक ले रहे हैं, या फिर शादी में चले गए 5-6 दिन बीच में ब्रेक ले लिया, आपको लगा यार नहीं होगा, फिर 1 महीने का आपने ब्रेक ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 1-1.5 साल तो मतलब लग जाए बस। शादी से मुझे पॉइंट याद है, मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर बोलता हूँ कि जब तुम तैयारी कर रहे हो
किसी का बच्चा हो रहा है, हाँ। किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। जब तो तुम्हारा एग्जाम पास नहीं होगा, तुम्हें शादी के अंदर वेलकम भी कोई नहीं करेगा, नहीं करता। बर्थडे पार्टी में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं कि तू आया है कि नहीं आया। हाँ, जिस दिन एग्जाम क्लियर हो गया सब खुद फोन करके बुलाएंगे कि बेटा आना है इस बार, है ना। ऐसा हुआ होगा, हुआ है सर। ऐसा होता जो है। दोस्त मुझसे बात नहीं करते थे यार, उनका कांटेक्ट नहीं था, सभी का अभी कॉल आया है। तो अच्छा चलो, ये बढ़िया दोनों बात करी है वाली। ऐसा क्या चेंज लगा कि भाई जब आपको लगा कि यार अब मेरा हो जाएगा, और आपने बताया भी होगा सबको, तो क्या चेंज फील हो रहा है आपको लाइफ में? सर मुझको मेरा तो मतलब मैंने बताया मैं मथुरा से हूँ, तो मुझको शुरुआत में काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मुझको क्लियर था कि मतलब अगर हो भी जाएगा या फिर नहीं भी होगा, ये मेरे पहले से ही क्लियर था। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, मैं कृष्ण जी के काफ़ी उपदेश और इनको गीता वीता को फॉलो करता हूँ, तो मुझको ज़्यादा वो नहीं है। मेन तो यह है कि गिरिराज जी की कृपा हो गई और मेहनत सफल हो गई, यही है। सब भगवान की ब्लेसिंग ही होती है। हमारा तो काम सिर्फ मेहनत करना होता है। हाँ, यही है कि हम तो मेहनत कर सकते हैं, बाकी काफ़ी कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। लक भी होता है, मेहनत भी होती है। मतलब मेरा मानना है कि बिना मेहनत के भी लक आपका साथ नहीं देगा। मतलब ये होता है ना, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका नहीं होता, तो उनके लिए यही है कि आप दोबारा ट्राई करें, जरूर होगा। हाँ, थोड़ा टाइम राइट, ऐसा हो जाता है। काफ़ी बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं ना, फिर वो ऐसा लगता है कि भाई मेरा ही क्यों नहीं हो रहा। वो ऐसा होता है, ये तो लाइफ में आपके ना मतलब कहीं भी हो सकता है। और बच्चे कई बार ना बिल्कुल उस पॉइंट पे आके छोड़ते हैं जहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पर ये काफ़ी होता है। ये कई बार हो जाता है ऐसा। मेरा एक दोस्त था, वो पिछली बार उसका मतलब वो छोड़ने वाला था, प्रिपरेशन को छोड़ने वाला था। मैंने बोला यार चल इस बार मैं भी कर रहा हूँ, दोनों साथ में करते हैं। वो मुझसे 3-4 मतलब वो मुझसे काफ़ी सीनियर है, 4-5 साल सीनियर है। मैंने बोला यार दोनों साथ में करते हैं, लेकिन वो दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है। उसने बोला यार अब तो मैं काफ़ी साल से हो गई प्रिपरेशन करते हुए, 2-3 साल से करीब हो गए थे। वो मेन बात तो ये है कि वो हैरान हो चुका था प्रिपरेशन करते करते। तो उसने बोला था यार मतलब कि अब मैं छोड़ ही देता हूँ। मैंने कहा यार 1 साल और ट्राई कर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा कुछ ना। अब की बार एनटीपीसी की भी वैकेंसी निकल गई, अभी उसका एनटीपीसी में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और हो ही जाएगा। मतलब अंडर ग्रेजुएट में तो उसका हो ही गया, और उसमें भी शायद उसका हो ही जाएगा ग्रेजुएट वाले एंड। बहुत बढ़िया। अच्छा है, दोनों काफ़ी अच्छे एग्जाम है। अगर आप CHSL निकाल लो, CGL निकाल लो या NTPC, दोनों में से कोई भी निकाल लो। एक वैसा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल टाइप वाला, जैसे अभी लास्ट टाइम से कुछ चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की हो तो आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलती है, कोई कहता है कि डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आपका क्या, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी? अरे नहीं सर, या कोई महिला मित्र जिसने आपकी ऐसे पूरी तैयारी में? महिला मित्र टाइप में तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब कुछ दोस्त तो ऐसे रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त ही हैं। मतलब जैसे मेरे दोस्त हैं ऐसे ही वो भी दोस्त हैं, ऐसा कोई अलग से कुछ खास नहीं। डिस्ट्रैक्शन होता है या खुद पे डिपेंड करता है? सर थोड़े बहुत दोस्त तो होने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस पर कोई अंतर नहीं होता। मतलब थोड़े बहुत दोस्त होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मुझको थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी फ्री के टाइम पर, क्योंकि मैं दोस्तों से बात नहीं करता था। मतलब ओवर प्रेशर की वजह से उससे आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसी में लगे रहें। 10-15 मिनट जैसे खाने खाते समय अपने बात कर लें। मेरा मानना यह है कि थोड़े फिजिकल ज़्यादा हो दोस्त होने चाहिए, मोबाइल पर चैटिंग और ये सब चीज़ के बजाय आपके जो नज़दीक हैं, जो जिन लोगों से आप बात कर सकते हैं फेस टू फेस, ऐसा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में 1-2 दोस्त बना लिए, जैसे कि आप फेस टू फेस बात कर सकें, साथ में खाना खा सकें। अच्छा, जैसे फ्रेंड्स बच्चे बनाते हैं, स्टूडेंट जो फ्रेंड्स होते हैं, क्या अगर आपका फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है तो उससे आपको हेल्प मिलती है? अगर 2 लोग सेम तैयारी कर रहे हैं तो? सर उससे तो बहुत हेल्प मिलती है। जैसे क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस कर लें, वो डिपेंड करता है ना सर। अगर वो दोस्त आपको पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ में आपको भटका रहा है तो फिर हेल्प से ज़्यादा तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अगर वो भी उसका भी डेडिकेशन आपकी तरह है तो फिर आप डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा ये वाला। कुछ क्वेश्चन तो पूछूंगा मैं, मतलब हमारे से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पर आपने काफ़ी सारे चैनल्स हैं, है ना। आपने कहा कि आपने SSC टेक्स्ट बुक फॉलो किया। हाँ, तो आपको मतलब हमारे चैनल से, SSC टेक्स्ट बुक के चैनल से और टेक्स्ट बुक ओवरऑल से क्या हेल्प मिली? आपने कैसे यूज़ किया? आपने कोई पेड बैच लिया था, नहीं लिया था, यूट्यूब से पढ़ा था, या टेस्ट यहाँ से दिए हैं? तो आपका कुछ क्या इसमें मतलब क्या हेल्प हम लोग कर पाए? सर मेनली तो मैंने टेस्ट यहाँ से दिए हैं। अच्छा। और जैसे कि 20-30% जब मेरा सिलेबस हो गया था तो मैंने मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं, खास करके सेक्शनल टेस्ट। ठीक है। काफ़ी टेस्ट, मतलब टेक्स्ट बुक से मैंने काफ़ी टेस्ट दिए हैं। ठीक है। और शुरुआत में मैंने टेक्स्ट बुक ही लिया था, फिर वैरायटी इंक्लूड करने के लिए मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज और वो तो स्टूडेंट का हम भी खुद भी बोलते बातें वाली तो। लेकिन मेनली तो मेरा टेक्स्ट बुक से ही मैंने मॉक्स दिए हैं। 700 के अराउंड सर बता रहे थे, तो 700 के अराउंड मेरे टेस्ट हो चुके हैं, अभी एक्यूमुलेट हो चुके हैं। और 700 आपने मॉक टेस्ट दिए हैं टोटल, फुल लेंथ? हाँ। क्या बात है, वेरी नाइस। नहीं फुल लेंथ नहीं सर, टोटल मिला के। अच्छा ठीक है, फिर 700 बहुत बड़ा नंबर होता है।
और बाकी जैसे कि आपने प्री के टाइम पर जो सीजल का प्री था इस बार, इस समय काफी वो चल रहा था यार, एडिक्यूटी ने क्या पूछ लिया, कुछ अलग पूछा है, कैसा है। तो आपने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सी आपने चलाई थी, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड करके टेस्ट बुक पे चलाई, वो एग्जाम से पहले ही हमेशा करता ही हूँ मैं। तो आपने हर शिफ्ट का बता रहे थे कि भाई इस टाइप से, इस शिफ्ट के लिए इस टाइप से हो रहा है। तो उससे मुझको अंदाजा लग गया कि भाई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, अगर मैं ज़्यादा हड़बड़ाऊंगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हेजिटेट नहीं करूंगा तो मतलब मैं कर लूँगा। उससे जब तक मेरी शिफ्ट नहीं हुई तो मैंने सारी शिफ्टों का तब तक मैंने आपका देखा। चलो बढ़िया यार, आपको हेल्प मिली। और टीचर्स तो चला नहीं रहे थे उसके एडिक्यूटी के डर की वजह से। उस टाइम पे ना माहौल ऐसा चल रहा था कि बस सब लोग प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, और मैं क्लास में ये चिल्ला रहा था कि भाई पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होना। कि देखो क्या है ना कि स्टूडेंट का उससे कुछ नहीं बनना। आपको मैं सही बताऊं, ये मेरा हमेशा टेक रहता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा है, आपकी इच्छा है आप जाओ, आपको नेता बनना है तो फिर आप एक स्टूडेंट मतलब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर आपका टाइम उसी के अंदर वेस्ट होगा। अगर मान लो आपने एक हफ्ता वेस्ट कर दिया, तो जिसने पढ़ना है वो तो पढ़ रहा है बैठ के, वो निकाल लेगा, क्योंकि एग्जाम तो होगा। उससे आपका माइंड वो एक सप्ताह तो गया ही, उससे आपका माइंड भी एक हाँ राइट बिल्कुल हट गया आप उससे गाड़ी से। तो वो तो देखो मैं मानता हूँ कि अगर आप 1.5 साल की तैयारी कर रहे हो, 1 साल तैयारी कर रहे हो, 8 महीने तैयारी कर रहे हो, आपने मतलब इस पूरी तैयारी में अपनी राह को, अपने पूरी स्ट्रैटेजी को आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है। आप उसी एकदम पाथ पे चलते रहो कि मेरा एक ही काम है, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं देखूंगा। तो यार स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा इस टाइम में कि आप बैलेंस अपनी लाइफ में रखो, और थोड़ा सा दुनियादारी में कम रहो, और अपने एग्जाम पे फोकस करो। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाए तब तक नेता बनने की जरूरत नहीं है, उसके बाद देखी जाएगी क्या करना क्या नहीं करना। तो आपने हमारे चैनल से मतलब वाईटी क्लास देखी जो लास्ट हमने चलाई थी, और टेस्ट आपने अच्छे से दिए, 700 टेस्ट दिए आपने, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बता दिया, अगर मेरी क्लास भी देखी थी उसके अंदर, तो आपने मतलब पूरा कहीं से बैच भी लिया था, कोई पेड क्लास भी लिया कहीं से, या सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा? नहीं सर, मैंने पेड क्लासेस लिए। मेरा यूट्यूब का मानना ये है कि आजकल काफ़ी कंटेंट उपलब्ध है यूट्यूब पर, तो आप फिर भटकते से ही रह जाते हो। हाँ राइट। तो यही है कि आप कई बच्चों को मैंने देखा, हमारे उस पर भी टेलीग्राम पे किसी का बैच ले लिया 50 रुपए में, लेकिन फिर वो इतना सस्ता मिल जाता है। ऑथेंटिक लेना चाहिए, ऑथेंटिक लेना चाहिए, जो है उसी का मतलब लो, जिससे कि आपके अंदर क्लियरिटी रहे। उस पर आपको टेलीग्राम पे इतना क्लियरिटी से थोड़ी कंटेंट वो प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ सही बात है, सही प्रोवाइड एक वीडियो उन्होंने रोक दी, 2-3 दिन के लिए रोक दी, आपका शेड्यूल बिगड़ गया उसके चक्कर में। तो यही है कि आप बैचेस लो। ठीक बात, ठीक बात। और अब आजकल तो बहुत अफोर्डेबल भी है, बहुत सस्ते हो गए, बहुत अफोर्डेबल है। 1,000-2,000 के करीब तो लास्ट ही किसी टीचर का अभी प्रोवाइड होगा। तो आप कह रहे हो कि अगर कोई बच्चा कोई पेड बैच लेता है या कोई यूट्यूब से पढ़ता है, तो अगर मैं बोलूँ कि आपने स्टूडेंट को कुछ इसमें गाइड करो, तो स्टूडेंट को आप क्या गाइड करोगे कि बच्चा पेड बैच ले अगर आप या यूट्यूब पे जाए? अगर आप पेड बैच ले सकते हो तो पेड बैच डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है। और मुझको लगता है कि ज़्यादातर बच्चे अभी ले ही सकते हैं पेड बैच, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल हो गया अब तो। लेकिन अगर फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप नहीं ले सकते, तो आप यूट्यूब पर प्रॉपर पहले से ही गाइड बना के चलें। जैसे कि एक द पंडित्स करके चैनल है, वो डेली शेड्यूल पर प्रोवाइड करता है, राइट, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और यही है कि आप पहले से शेड्यूल बना के चलेंगे, मैं इसी टीचर का पढ़ूंगा यूट्यूब से, या फिर मैं मतलब ये वीडियोस मुझको ये चैप्टर की ये वीडियोस मुझको देखनी है, पहले से माइंड में क्लियर रहेगा, तो आप फिर भटकोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज को 3 बार देख रहे हो यूट्यूब, उससे कुछ और बिल्कुल अलग अलग देख रहे हो। हाँ, कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। नहीं मतलब मेरा भी पेड बैच को लेके, लाइव क्लास को लेके रहता है कि अगर आपको कहीं पे पूरा एकदम सिस्टमैटिक मिल जाए तो आप उसको पूरा कवर कर लो। आप वाईटी से ना मतलब एक उतना एग्जैक्ट कवर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, अगर आपका एक बार सिलेबस हो जाए, फिर आप प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस तो जितनी मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग वैरायटी के टीचर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्वेश्चंस को भी अलग अलग जगह से देख सकते हो। अगर अभी मानो कि आप तैयारी चालू कर रहे हो, तो अभी आप अपनी तैयारी में शुरुआत यूट्यूब से करोगे या पेड क्लास से करोगे? ऑब्वियसली पेड क्लास से करना चाहूंगा, लेकिन अगर मेरे पास पेड क्लास का वो नहीं मिल पा रहा कैसे, तो मैं कहूंगा कि द पंडित्स करके, फिर तो बचता नहीं ऑप्शन ना कोई। हाँ ठीक है, डन। और तो मॉक टेस्ट को लेकर मेरा क्वेश्चन था, हमने मॉक टेस्ट की बात करी, आपने मॉक टेस्ट भी टेक्स्ट बुक से दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट, आपको पता है बातें हो रही। तो आपका एक लोवेस्ट स्कोर क्या रहा मॉक टेस्ट में, और एक हाईएस्ट स्कोर क्या रहा मॉक टेस्ट में? मैं बच्चों को आप बताओ कि यार मैंने मॉक टेस्ट में ये भी फेस देखा है और मैंने ये फेस देखा, आपने डरना नहीं। ये आप सिर्फ बच्चों को कैमरे में देख के बताओ बिल्कुल कि भाई आपने ये करना। और लोएस्ट तो मेरा सर 300 के अराउंड था कुछ, मतलब लोएस्ट तो ऐसे मेरा 160 भी रहा है, लेकिन वो 160 तब था जब मुझको पता नहीं था कि कैसे वो क्या बोलते हैं, कैसे उसको सबमिट करेंगे, और मैंने केवल फर्स्ट सेक्शन को ही देखकर उसको सबमिट कर दिया था, इंग्लिश और रीजनिंग वाला। वो तो फिर कच्चा खेल हो गया। हाँ, वो नहीं, वैसे मेरा 300 के अराउंड रहा है, मुझको फिक्स याद नहीं है। हाँ, हाईएस्ट मुझको याद है 379 रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आपने बहुत सारे बच्चों के टॉपर के इंटरव्यू देखे होंगे। अगले साल कई हज़ारों बच्चे आपका इंटरव्यू देखेंगे और आपके इंटरव्यू को देख के तैयारी करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है
कि आप लाइफ में कुछ अचीव करो और आप लोगों को इंस्पायर भी कर पाओ। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा फैमिली की तरफ जाएं, सोसाइटी की तरफ जाएं, तो कुछ फैमिली का प्रेशर था पूरे? नहीं सर, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था फैमिली। मेरे को तेरे को देख के फील भी नहीं हो रहा कि तेरे को फैमिली का प्रेशर होगा। उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई तैयारी कर हाँ। आराम से, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मम्मी का सुबह सुबह से लंच तैयार कर देना ताकि मैं जल्दी लाइब्रेरी जा पाऊँ। फिर पापा का अपने कॉलेज की तरफ जाना, मुझको साथ में लेके जाना, साथ में फिर लेके आना, काफ़ी सपोर्ट रहा है। फैमिली प्रेशर को लेकर ना मैंने एक बात कहीं पे सुनी थी, मैं शेयर करता हूँ बच्चों के साथ, आपके साथ भी, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी वो जो भी हुए, वो किसी चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं होते। बस वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा गरीब ना रह जाए, है ना, कि बच्चा भाई तैयारी कर रहा है, कहीं गलत चक्कर में ना पड़ जाए, असफल ना रह जाए। ये तो काफ़ी बार मुझसे पूछते भी रहे। हाँ, मतलब ये मेरे पेरेंट्स मुझसे आज तक पूछते हैं कि ठीक है ना तू। मैं कहा हाँ भाई ठीक हूँ मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। बट पेरेंट्स क्या रहता है कि यार, मतलब मैंने ये बात खुद फेस करी है। जैसे 20-25 साल के अंदर लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें जो बोल रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको रियलाइज़ होगा कि यार हमें नहीं पता, उनको ही सब पता, और जो वो कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, अगर हम वो फॉलो करते रहें तो आई थिंक हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो पेरेंट्स यार, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को, छोटे भाई बहनों को, कि जाके पापा मम्मी आपको डांट रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, तो आगे भले के लिए कह रहे हैं। उनको बस डर है कि हमारे बच्चे असफल ना रहें, कि लाइफ में कुछ कर ना पाएँ, तो आपके अच्छे के लिए हैं। अगर एक आध दो लगा भी देंगे ना तो आपके अच्छे के लिए लगा रहे हैं। पिटाई हुई है कभी? हाँ। क्यों हुई थी? ऐसा तो मुझको मम्मी ने काफ़ी पीटा है बचपन में। कोई ऊधम कर दिया तो उस समय मम्मी की पिटाई तो थोड़ी सी आराम वाली होती है, पापा की पिटाई लगती है जबरदस्त। पापा का थोड़ा सॉफ्ट ही रहा है। पापा का सॉफ्ट ही रहा है, मेरी तरफ से उल्टा है। नहीं, पापा का जब गुस्सा आ जाता है तो फिर तगड़ी वाला होता है। हाँ, वो तो फिर खतरनाक ज़्यादातर, लेकिन गुस्सा आता नहीं। मम्मी का एक गुस्सा जल्दी आता है लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता है। जैसे पीट देंगी तो रोने भी लगेगा। मम्मी को ऐसा खुद ही रोने लग जाएगी, मम्मी को चुप कराओ फिर। ऐसे रहता है। एक रैपिड फायर है 3-4-5 क्वेश्चन का, फटाफट बताया मेरे को आप बिना सोच के। एक ऐसी बुक जो आपने अवॉइड करी हो पूरी प्रिपरेशन में, जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आपने बोला यार ये नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसी कोई बुक है? लूसेंट। लूसेंट, क्या बात है। अभी ये बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि या तो लूसेंट होगी या एग्जाम क्लियर होगा, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि वो है इतनी सी वो, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होती। दूसरा, जैसे एक टेक्स्ट बुक का फीचर आपने डेली यूज़ किया हो? सेविंग का फीचर, आप क्वेश्चन को जो सेव कर सकते हैं ऊपर जाकर, मतलब मॉक टेस्ट देके जो आप पे क्वेश्चंस नहीं हो रहे आप उनको सेव कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ये तो काफ़ी अच्छा होता है कि मतलब जो नहीं हो पाए उसको वापस रिविजिट कर सकते हैं। वेरी गुड। एक मिस्टेक जो बच्चा भी तैयारी कर रहा है, बिगिनर, उसको अवॉइड करनी चाहिए? सोशल मीडिया और ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट नहीं करना। राइट, ठीक है। एक एडवाइस जो आप आने वाले एस्पिरेंट्स को या जो तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहोगे? कम से कम रिसोर्सेज रखें, उनका बार बार रिवीजन करें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया आपने वाले, कि जो मैं सुनना चाह भी रहा था कि यही आंसर होने चाहिए। बिल्कुल सही से आंसर दिए। सब्जेक्ट वाइज बात करने का मूड है थोड़ा सा, है कि जैसे अगर आपने अभी रीजनिंग की तैयारी में, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश जो मोटा मोटा रहता है, तो रीजनिंग की तैयारी आपने क्या अप्रोच थी आपकी रीजनिंग को लेकर? जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करें रीजनिंग में, और अलग अलग एग्जाम्स के दिए, जैसे कि रेलवे के हो गए और डिफेंस के हो गए, और इसके जैसे कि और बैंकिंग के भी थोड़े बहुत ट्राई किए। जैसे कि क्योंकि अभी क्या है, अभी बैंकिंग के तो अभी ट्राई किए थे, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा वेटेज बढ़ गया था, एकदम बढ़ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार बैंकिंग में सेटिंग अरेंजमेंट अच्छा पूछता है, तो मैंने उनको थोड़ा सा ट्राई किया। अच्छा, लेकिन मेन तो मेरा अपना एसएससी वाले एग्जाम की मॉक टेस्ट थी। थोड़ा सा मतलब वैरायटी बढ़ाने के लिए, वैरायटी इंक्लूड करने के लिए। मैथ को लेके क्या अप्रोच रखी? क्योंकि मैथ से बच्चों को बहुत डर लगता है कि मैथ तो लगता है यार मैथ तो नहीं हो पाएगा, बाकी सब हो जाएगा। मैथ को लेके क्या था? फाउंडेशन बैच की मैंने जो सीट्स थी वो साथ ही साथ में लगाता चल रहा था। जैसे सर कराते थे एक तो उनके साथ लगा ली, फिर जैसे अगले दिन में जब लेक्चर लूंगा तो पहले जो पिछले दिन वाले हैं उनको लगा लूंगा पहले। अच्छा, लेक्चर से पहले? हाँ, लेक्चर से पहले लगा लूंगा, फिर मैं वीकली उसका रिवीजन कर लूंगा। उनके मेरे नोट्स बने हुए हैं 10 के करीब, उनके नोटबुक्स हैं, उनमें मेरे नोट्स बने हुए हैं। एक बार मेरा उससे कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट में सर मेरी कुछ इसलिए मिस्टेक्स हो रही थी। अच्छा, उनके लिए सर मैंने भूतेश सर के वीडियो मॉक्स हैं, उन्होंने वो बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लीव करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन, उनमें वो काफ़ी अच्छी तरह से बताते हैं कि ये क्वेश्चन अभी नहीं करने का, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये केवल लीव करने के लिए दिया है, जैसे कि आपके बच्चे को 24 क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन लीव कर देंगे, 2 ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि हो सकता है लेकिन अभी नहीं करना, थोड़े टाइम के बाद आपको करना है, मार्कफुल रिव्यू कर देना है उसको। तो इस तरह से सर वो काफ़ी अच्छी तरह से बताते हैं कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं, कैसे रेडियस और उसमें सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा से आपका रिवीजन हो जाता है उससे। तो उनकी मैंने 50+ जो है यूट्यूब पर उनकी, मगर आप कुल मिला के देखोगे तो 50+ मॉक टेस्ट की उनकी वीडियोस हैं, बहुत पूरी कंप्लीट की हैं। वो मैंने यूट्यूब से कंप्लीट की हैं। बाकी उनका मैंने मेंस में भी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के लिए उनको फॉलो किया था।
इंग्लिश के लिए? और सर मैथ्स में नहीं आस्था भी है उनकी, ये भी मैथ्स की रिवीजन, मेंस की रिवीजन सीरीज चली थी। अच्छा। उनकी भी मैंने 10 वीडियो देखी थी जो मेंस के लिए उन्होंने चलाई थी। मतलब रिवीजन आपने यूट्यूब से काफ़ी सारा किया है। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश के लिए कोई, क्योंकि इंग्लिश का बच्चों को लगता है कि कोई हम समझ नहीं आता बच्चों को इंग्लिश जीएस का, तो इंग्लिश के लिए क्या किया आपने? जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मैंने बैच तो लिया ही है सभी का, ठीक है, जिससे कि माइंड में क्लियरिटी रहे। ठीक है। तो फाउंडेशन बैच की मैंने अपने खुद से ही नोट्स बनाए। और जीके जीएस के लिए क्योंकि बड़ा एक वैसा सब्जेक्ट है ये, ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि मतलब भाई करें कैसे करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो सर मेरा जीके जीएस में ये था कि मैंने शुरुआत में लेने की कोशिश की, पर इधर उधर देखो, इधर उधर भटको, फिर मैंने कहा यार अभी छोड़ देता हूँ। तो मैंने पहले बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट किए तीनों की तीनों। एक भैया थे, उन्होंने बताया कि भाई जीके जीएस एंड में ही देखना, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट है और काफ़ी मतलब एक क्लियरिटी नहीं होती है कैसे करना है, कितना पढ़ लो फिर वो कम ही रहेगा, कम ही रहा था। तो फिर मैंने कहा कि पहले एक बार सभी सब्जेक्ट्स को मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने बताए थे प्री के, वो भी मैंने आपके फॉलो किया। तो आपने हमारे चैनल से मेरी क्लास देखी है सारी? हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले। ऐसे मतलब अगर आप मोटा मोटा कहना चाह रहे हो कि पहले आप पेड क्लास सिलेबस कवर करो और वाईटी का आप यूट्यूब को रिवीजन के लिए ही रखो मेजर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली हमारे चैनल की बात करूं, एसएससी टेक्स्ट बुक की, तो यहाँ से आपने कुछ ऐसा यूजफुल आपको क्या मिला कि अगर यार ये इसने मेरी बहुत हेल्प करी है? अगर मैं इस हमारे यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो आपने यहाँ से क्या पढ़ाई करी? वो सर मैं बताता हूँ प्री के। एक तो आपने मेरे को बता दिया, मेरी क्लास देखी थी। हाँ, तो वही मेनली तो अच्छा, मैंने वही देखी थी। हाँ, मेनली तो वही है। राइट राइट राइट, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी कुछ हमने बच्चों के लिए जान लिया है। तो एंडिंग मैं यही रखना चाहूँगा, तो क्या है कि टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया भी काफ़ी अच्छा था। राइट राइट। तो उससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली थी। टेक्स्ट बुक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो एडवांस। एक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में 100% होगा, जैसे अभी एडिक्विटी आ गया है, तो जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है और जो अभी लगा हुआ, मेरा भी एग्जाम सारे आने वाले हैं, तो अभी आप बच्चों को क्या मैसेज दोगे कि भाई पैटर्न को लेके बच्चा डाउट में है, नया वेंडर को लेके बच्चा डाउट में है, कि ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को इस समय कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाए? सबसे पहले तो सिलेबस को करो शांति से। ठीक है। जो भी सिलेबस है उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस को शांति से करो। उसके बाद पीवाईक्यूज आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उतने नहीं है जितने पहले थे, लेकिन हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। उससे पीवाईक्यू से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो रिवीजन आप पीवाईक्यू से करो। जो एडिक्विटी के नए नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तो उन्होंने रिवील करना बंद कर दिया है, लेकिन अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो उनको पक्का सॉल्व करें। पक्का सॉल्व करो, जो मतलब इस साल हुए हैं सारे। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूँ कि अपनी पूरी जर्नी को, पूरे पढ़ाई की जर्नी को अगर आपने एक लाइन में बच्चों को बताना हो कि भाई ये कर लो, तो क्या बोलोगे आप? तो सर यही है कि बस करते रहो, हो जाएगा। करते रहो, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि भाई के इंटरव्यू का नाम भी होना चाहिए कि करते रहो तो हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मेरे को यार, बहुत बढ़िया आपने चीज़ें बताई। जय श्री कृष्ण। बस भगवान पर विश्वास रखो। और नहीं, हाँ, भगवान पे विश्वास रखो। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म से हो, ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान की, मेरा तो ये मानना है। और मम्मी पापा तो हैं ही। मम्मी पापा, मुझे लगता है कि पर्सनली अगर बताऊं तो मैं तो मेरा तो ये मानना है कि उनसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और आपके लिए अगर कोई सच में कोई मतलब अपने निस्वार्थ होकर आपके लिए कुछ मांग रहा है, सिर्फ वही है और कोई भी नहीं होता। जिनको आप उनके लिए क्या करोगे क्या नहीं करोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका भला हो जाए, वो ये चाहते हैं। और मिलता है उनके अलावा ज़िंदगी में आपका कोई भी नहीं होगा। आपकी शादी होगी, आपका जो भी होगा, लेकिन जो पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं पॉजिटिव, वो कोई नहीं सोच सकता। तो अगर पास कर लो एग्ज़ाम तो आप भी पास करोगे भी। तो मुझे भाई ने बड़ी चीज़ बताई कि मैं पेरेंट्स के आसपास पोस्टिंग लेना चाहता हूँ, जिससे पेरेंट्स के साथ रह सकूँ और उनकी ज़रूरत पड़े या सेवा कर सकूँ जैसे भी। तो यार मेरा ये ज़रूर मानना है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, तो कोशिश करो कि उनके साथ रहो, जितना टाइम स्पेंड कर सको उतना करो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप हमेशा साथ में रहो, क्योंकि काम करना होता है, आगे बढ़ना, लेकिन ट्राई करो कि ऐसा ना हो कि वो एक गैप ना बने और साथ उनको लगे कि हाँ हमारे बच्चे हैं हमारे लिए। तो यार मुझे इस पूरे भाई से बात करके, पूरे इंटरव्यू के अंदर, पॉडकास्ट बोलो, इंटरव्यू जो मर्जी बोलो, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। बड़ी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है और काफ़ी क्लियर, मैं कहना चाहूँगा काफ़ी क्लैरिटी आपको लाइफ को लेके। और आपने बीच में कहा कि आप गीता वगैरह ही पढ़ते हो, आध्यात्मिक की तरफ भी आपका ध्यान है, तो वो भी काफ़ी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं और हमारे मन को शांत भी रखते हैं। आपने खुद फील किया होगा ये। तो बस बच्चों के लास्ट मैसेज आप दे दो, फिर हम वाइंड अप करेंगे कि बच्चों का आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो? वही जो मैंने पहले भी बोला था कि बस आप मेहनत करते रहें। ऐसा हो सकता है कि इस बार सफलता ना मिले, अगली बार ना मिले, लेकिन हाँ मिलेगी ज़रूर। 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, मगर हो जाएगा। ये है 3 साल तो मतलब हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।